अंबेडकर नामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को शालिनी का जय भीम, हुल जोहार। तुम्हारी शय के आज के लेख का विषय है तुम्हारे जोंकों की शय। यूं तो अपने पहले ही लेख तुम्हारे समाज की शय में राहुल सांकृत्यायन जी इसके ऊपर खासी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस लेख में वे उन कारणों की चर्चा कर रहे हैं जिसके कारण इन जोकों की उत्पत्ति हुई और वे वर्चस्व में आए। चलिए लेख की तरफ बढ़ते हैं। जोंके जो अपनी परवरिश के लिए धरती पर मेहनत का सहारा नहीं लेती, वे दूसरों के अर्जित खून पर गुजर करती हैं। मानुषी जोंके पार्श्विक जोंकों से ज्यादा भयंकर होती हैं। उन्होंने मानव जीवन को इतना हीन और संकटपूर्ण बना दिया है जिसका जिक्र कुछ पहले हो चुका था और आगे भी कुछ करेंगे। इन जोंकों की उत्पत्ति कैसे हुई? आरंभिक मनुष्य असभ्य था, वह जंगल में रहता था, लेकिन अपनी जीविका वह धरती में खोजता था। वह शिकार करता था, वह जंगल में फल तोड़ता था, लेकिन दूसरे की कमाई, दूसरे का खून चूसकर गुजारा करना पसंद नहीं करता था। तो बिल्कुल जो आरंभिक काल था मनुष्य बनने का, उसके ऊपर वे चर्चा कर रहे हैं। आत्मरक्षा के लिए वे अपना नेता भी बनाता था, समाज का साधारण संगठन भी करता था, लेकिन चूसने वाले के लिए वहां स्थान न था। शिकारी अवस्था से मनुष्य पशुपालक की अवस्था में आया, जब भी उसके नायक और शासक खुद अपनी भेड़ें और गायें रखते थे। हाँ, कभी कभी एक आध भेड़ गाय उसके पास पहुंचने लगी और इस प्रकार बहुत हल्के रूप में मानुषी जोंकों का आविर्भाव हुआ। एक अटकल सी लगा रहे हैं कि इस तरीके से व्यवस्था पनपनी शुरू हुई होगी इन जोंकों की। कृषक की अवस्था में पहुंचने पर नेता और शासकों का प्रभाव और बढ़ा। उन्होंने राजा का रूप धारण करना शुरू किया। यद्यपि पहले समाज की आत्मरक्षा के लिए शस्त्र और शासन की सुव्यवस्था का भार उन पर सौंपा गया था और उनका पद तभी तक सुरक्षित था जब तक कि उन कार्यों के संचालन की योग्यता उनमें मौजूद रहती थी। कि आरंभिक काल से ही जो कबीलाई संस्कृति थी उसमें भी कोई ना कोई एक कर्ता धर्ता पूरे कबीला का होता था, जिसके ऊपर पूरे कबीले की सुरक्षा का भार होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे वही भार लालच में बदलने लगा। योग्यता और निर्वाचित राजा भेंट और कर में अधिक धन एकत्रित करने में सफल हुआ और इस प्रकार योग्यता के अतिरिक्त धन की शक्ति उसके हाथ आई। अब जहां वह अपने शासक और नेता होने के जरिए लोगों पर प्रभाव डालता था, वहां धन का प्रलोभन देकर भी कुछ लोगों को अपनी ओर खींच सकता था। ये तो आजकल के मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखकर बहुत अच्छे से अपन मन लगा सकते हैं। वहां साथ ही कोशिश भी करने लगा कि उसके साथ उसका स्थान उसके लड़के को मिले। शताब्दियों के प्रयत्न से योग्यता का सबब भाड़ में चला गया और राजा की ज्येष्ठ संतान राजा बनने लगी। संपूर्ण राज परिवार का खर्च दूसरों के ऊपर लगने लगा। इन जोंकों ने यही नहीं कि अपनी पारिवारिक दूसरों की कमाई से चलानी शुरू की, बल्कि कितने ही धरती से धन उपजाने वाले को भी नौकर परिचारक रखकर समाज को उनके श्रम से वंचित रखा। खानदानी राजा तब तक इस प्रकार शोषण, निठल्लापन और अपनी वासना तृप्ति के लिए तरह तरह की गंदगी फैलाते रहे जब तक कि जनता को ऊबते देखकर कोई सेनापति या मंत्री राजा का वध कर नए राजवंश की नींव नहीं डालता। तो इतिहास में भी इस तरह के बहुत सारे जिक्र हैं कि किस तरीके से बहुत सारे गुलाम वंश जो थे वे वर्चस्व में आ गए। इस कारण जब से राजा अधिक संपत्ति का स्वामी और गैर जवाबदेह शासक बनने लगा, तब से ये यथा राजा तथा प्रथा का अनुकरण करते हुए कितने ही लोग स्वयं भी जोंक बनकर आराम से सुख और चैन की जिंदगी बसर करने लगे। राजा भी प्रलोभन दे देकर उन्हें इसके लिए उत्साहित करते रहे। धरती से धन पैदा करने वाले का स्थान समाज में बहुत नीचा हो गया और राजा, राजकुमार, पुरोहित, मंत्री, सामंत ही नहीं बल्कि उनके परिचारक भी धन कमाने वालों से अधिक सम्मानित समझे जाते थे। तो अपने पहले ही लेख तुम्हारे समाज की शय में वे इसमें IAS IPS अधिकारियों को, जो उस जमाने में उन्हें जिस भी नाम से जाना जाता था, को भी इसमें शामिल करते हैं। महाराजाओं को, जमींदारों को, हर एक को उसमें शामिल करते हैं। तो ये बिल्कुल आरंभिक काल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो इसीलिए राजमंत्री और सचिव वगैरह का जिक्र है।
शारीरिक श्रम को बहुत हे की दृष्टि से देखा जाता था। अब जोंकों की एक और श्रेणी भी पैदा हो गई जो कारीगरों और किसानों द्वारा उत्पादित चीजों के क्रय विक्रय का काम करती थी। इन साधारण बनियों ने लाभ वृद्धि के साथ साथ अपने काम को और अधिक विस्तृत और सुव्यवस्थित किया। इसके बड़े बड़े दल अर्थात कारवां विद इन ब्रैकेट्स है ये, देश के एक कोने की चीज दूसरे कोने में पहुंचाते और आंख मूंद कर नफा कमाते थे। राजा राजकुमारों के साथ अपनी राज सेवा के उपहार में जिन मंत्रियों और सेना नायकों को बड़ी बड़ी जागीरें मिली वे भी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। और उसके बाद नंबर था बनियों का। समाज में अब भी पुराना भाव कभी कभी मौज मारता था, जबकि किसान की कमाई को सबसे शुभ कमाई समझा जाता था। राज चाकरी और वाणिज्य को निम्न श्रेणी की जीविका मानते थे, लेकिन दुनिया का सुख और वैभव तो उसी के लिए है जिसके पास धन है, चाहे वे धन किसी भी प्रकार प्राप्त किया गया हो। राजकार्य और व्यापार की तो बात ही क्या, सूद के लाभ जिसे कि पाप का धन अभी हाल तक समझा जाता रहा है, को भी कोई छोड़ने के लिए तैयार न था। सामंत दासों और अर्धदास किसानों की पलटन से खेती कराने और कारीगरों से बेगार में चीजें तैयार कराते। व्यापारी स्थल और जल मार्ग से व्यापार ही नहीं करते थे, बल्कि कभी कभी कुछ कारीगरों को जमा कर उनसे वाणिज्य की कितनी ही चीजें वे बनवाते थे। बिना मेहनत की कमाई अब सबसे इज्जत की कमाई हो गई थी। और क्यों ना हो, जबकि हजारों बरस से पुरोहित लोग खुद इस लूट के नफे से मौज करते आ रहे थे, उन्हीं के हाथों में भले बुरे की व्यवस्था थी। मैंने पहले भी एपिसोड में कहा था कि ऐसी कहावत है कि मंदिर की सीढ़ियां हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ धुलती हैं। तो यदि पहली ही सीढ़ी में बहुत ज्यादा गंदगी होगी तो वो नीचे तक गंदगी ही ढोएगी। बढ़ते बढ़ते अवस्था जब यहां तक पहुंची तो समझा जाने लगा कि राजा अपनी पुरानी तपस्या का उपयोग करने या खुदा की नियामत को हासिल करने के लिए धरती पर आया है। तब बहुत हुआ तो राजवंश के संस्थापक प्रथम व्यक्ति ने कुछ योग्यता का परिचय दिया और उसके उत्तराधिकारी चाहे योग्य हो या अयोग्य सिर्फ भोग विलास के लिए राज सिंहासन पर बैठते थे। मुफ्त के भोग विलास को देखकर किसके मुंह में पानी न भराता। और उसी के लिए जब राजा लोग आपस में लड़ने लगे तो योग्य सेना नायकों का महत्व बढ़ना जरूरी था। फिर उनकी जागीरें बढ़ी और हालात यहां तक पहुंचे कि राजा सामंतों के हाथों की कठपुतली हो गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर चुकी हूं कि इतिहास में भी ये सब बातें हमें पढ़ने को आती हैं कि कैसे शक्तिशाली सामंतों ने राजा को हटाकर खुद राज सत्ता हथिया ली। शिकार और कृषि के साथ पहले जोकों का जन्म होता है। राजशाही युग में उनकी संख्या कुछ बढ़ती है और राजकुमार, राजकर्मचारी, व्यापारी तथा इनके परिचारक जोकों की श्रेणी में शामिल होकर संख्या को और बढ़ा देते हैं। अब राजा सामंतों के हाथ की कठपुतली हो जाते हैं। जब सामंतों की स्वेच्छारिता का पृष्ठ पोषण करना भी अपना कर्तव्य समझते हैं, ऐसे सामंतशाही के युग में जोकों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि सामंतशाही भी तो अपना जो पूरा व्यवस्था है उसको चलाने के लिए बहुत से लोगों को हायर करते रहे होंगे। इस युग का अंत होने के समय यूरोप के बनियों को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलता है। वाणिज्य बसते लक्ष्मी की कहावत प्रसिद्ध है ही। इंग्लैंड के व्यापारी भी पुर्तगाल, स्पेन आदि के व्यापारियों की देखा देखी दुनिया के दूर दूर देश में व्यापार करने लगे। इंग्लैंड में उनके पास अपार संपत्ति जमा होने लगी। यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में व्यापार के संबंध में प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगी। तो भी धरती का बहुत सा हिस्सा अछूता था और सभी साहसियों के लिए कहीं ना कहीं काम का क्षेत्र मौजूद था। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के व्यापारियों में अंग्रेजों ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। उनके पास दुनिया का सबसे अधिक बाजार था। उनके माल से भरे जहाज इंग्लैंड के बाजारों को और बाजारों से इंग्लैंड को 6-6 महीने चलकर पहुंचाते थे। उस समय की लकड़ी के नावों, जिन्हें पाल और पतवार के सहारे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, में यात्रा बड़ी संकट की थी। लेकिन अपार नफे के सामने संकट क्या चीज थी। व्यापारियों को सबसे अधिक चिंता थी अधिक से अधिक परिमाण में माल कैसे तैयार हो। इसी समय इंग्लैंड में इंजन का आविष्कार हुआ। भाप से चलित यंत्र अधिक परिमाण में और ज्यादा तेजी के साथ माल तैयार करने लगे। इंजनों को रेल और जहाजों में लगा देने पर लंबी लंबी यात्राएं भी छोटी हो गईं और खतरा तथा परतंत्रता भी कम होती गई। यंत्रों के आविष्कार से उनके द्वारा बनी चीजों की अपेक्षा हाथ की बनी चीजें महंगी पड़ने लगी और हाथ के कारीगर बेकार होने लगे। बेकारी से कुपित होकर कारीगरों ने कितने ही कारखानों को तोड़ा, जगह जगह बलवे हुए, लेकिन अब व्यापारियों की शक्ति साधारण नहीं रह गई थी।
धन के कारण दरबारों में उनका प्रभाव और सम्मान सामंतों की तरह होने लगा था और धन के बल पर शासन तंत्र पर वे अपना अधिकार जमा रहे थे। जिस यंत्र चालित कारखानेदार पूंजीपति के पीछे राज शक्ति थी, और आजकल तो बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। राज शक्ति के पीछे पूंजीपतियों की शक्तियां हो गई हैं। सरकार को बनाने बिगाड़ने में उनकी अहम भूमिका हो गई है, या यूं कहें कि सरकार को बनाने और बिगाड़ने लगे हैं वे। उसका मुकाबला एक कारीगर क्या करते। धीरे धीरे उनके बलवे तो ठंडे पड़ गए, जिनके दमन के अतिरिक्त यह एक भी कारण था कि यांत्रिक कारखाने मुख्यतः इंग्लैंड में ही स्थापित हुए थे और इंग्लैंड के पास सारी दुनिया का बाजार पड़ा हुआ था। इस प्रकार वहां के पूंजीपति सभी कारीगरों को बेकार न करके उनके नए नए कारखानों में लगाते जाते थे। जैसे व्यापार चमकता गया, वैसे पूंजीपतियों के पास अपार धनराशि जमा होती गई। तो मुझे लगता है मौजूदा सरकारों को भी इन बातों से सबक लेना चाहिए। उन्होंने काम धंधे जरूर छुड़वाए, लेकिन जैसे जैसे नए कारखाने बने, वहां जो कारीगर थे जिनके काम धंधे चौपट हो गए थे, उन्हें उन कारखानों में जगह मिलती गई। मतलब रोजगार वो लगातार उत्पन्न करते रहे। और आज की सरकार तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। जिनके काम धंधे छूटे उनको दोबारा मिल नहीं पा रहे हैं। सारी फैक्ट्रियों तक पे ताले पड़ने लगे हैं। तो हम चाहें तो अंग्रेजों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वहां का राज्य शासन भी पूंजीपतियों के हाथ में चला गया और राजशाही या सामंतशाही सरकार की जगह पूंजीवादी सरकार स्थापित हुई। इसका पवित्र कर्तव्य था पूंजीपतियों के स्वार्थों की रक्षा करना। इस नई आर्थिक व्यवस्था से संसार में तरह तरह की उथल पुथल होने लगी। देश के श्रमिक पूंजीपतियों के अर्थदास बनने लगे। जिन देशों पर पूंजीवादियों का शासन था, वहां पर भी उसी स्वार्थ को सामने रखकर काम लिया जाने लगा। इंग्लैंड में सामंतशाही का स्थान पूंजीवादी ने लिया, किंतु हिंदुस्तान में उस वक्त तक सामंतशाही ही चल रही थी। तो भी अंग्रेजी पूंजीशाहों ने अपने देश की तरह हिंदुस्तान से सामंतशाही को लुप्त होने नहीं दिया। इसी का परिणाम यह है कि यद्यपि सारे भारतवर्ष पर अंग्रेजी पूंजीशाही का शासन है, तो भारत में सामंतशाही की रियासतों और बड़ी बड़ी जमींदारियों के रूप में कायम रखा गया है। पूंजीवाद मनुष्य को अर्थदास बनाता है और बराबर बेकारी पैदा करके उन्हें नरक की यातना में ढकेलता है। ये बात तो अब और स्पष्ट हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक बाजारों और साम्राज्य के विस्तार के लिए आपस में लड़ती यूरोप की राजशक्तियों ने यह भी दिखला दिया था कि पूंजीवाद युद्धों का प्रधान कारण है। इसे आप मौजूदा हालात में रशिया यूक्रेन प्रकरण से भी समझ सकते हैं। तो आज का ये लेख यहीं विराम देते हैं। लेख लंबा है, अगले एपिसोड में इसको हम दूसरे भाग में मतलब पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज गौरतलब है कि ये सारे ही लेख जो हैं वो आजादी से पहले के लेख थे, और राहुल सांकृत्यायन जी ने आजाद भारत को भी देखा है। उसमें भी बहुत सारा लेखन उन्होंने किया होगा जो शायद मेरे संज्ञान में अभी तक आया नहीं है। यदि आप लोगों में से किसी को इस बाबत कोई लेख पता हो तो मेरा मार्गदर्शन जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसी के साथ ये लेख समाप्त होता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अंबेडकर नामा को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।